नमस्कार साथियों, हमने माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक के बारे में बात कर ली थी लास्ट वीडियो में। अभी हम बात तीन महत्वपूर्ण कोशिकांगों के बारे में कर रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जिकाय और राइबोसोम। गोल्जिकाय के बारे में लास्ट रीट में जो कि कैंसिल हो गई थी उसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया था, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखें, समझे। सबसे पहले बात करते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के समझाऊंगा तो आपको एक ही बार में पूरा समझ में आ जाएगा। यह है कोशिका झिल्ली और यहां मैंने बनाया है केंद्रक। तो केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के मध्य, ये केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के मध्य इस प्रकार की संरचना होती है। ये कई बार चित्र में आपने देखा होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है, ये अनियमित संरचना, जैसे ऐसा लग रहा है कोई हाईवे जा रहा है, तो इस प्रकार की जो संरचना होती है इसी को अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। तो अब इस चित्र को देख के क्या लग रहा है, कि यह कोशिका को फैलाए रखने के लिए कंकाल का काम कर रहा है। इसलिए अंतःप्रद्रव्य जालिका को कोशिका का कंकाल, स्केलेटन ऑफ सेल भी कहा जाता है। पहला प्रश्न आपका ये। अब दूसरा, यह किससे मिलकर बना होता है, तो यह सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूब्यूल्स, तीन प्रकार की नलिकाओं से यह मिलकर बना होता है। जब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, हालांकि अपने काम का नहीं है, तीन नाम जरूर याद रखने हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूब्यूल्स, ये तीनों से मिलकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनी होती है। और यह कोशिका को चिपकने नहीं देती, इसलिए कोशिका को फैलाए रखती है, इसलिए इसको कोशिका का कंकाल भी कहते हैं। दोनों प्रश्न क्लियर हुए। तीसरा, और क्या क्या काम करती है, तो केंद्रक से किसी पदार्थ को कोशिका द्रव्य में आना है या कोशिका द्रव्य से किसी पदार्थ को केंद्रक के अंदर जाना है, तो ऐसी स्थिति में पदार्थों के आवागमन के लिए मार्ग प्रदान करती है। वसा, ग्लाइकोजन और स्टीरॉइड का संश्लेषण करने का भी काम करती है और प्रोटीन संश्लेषण के लिए यह स्थान भी प्रदान करती है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए जगह कैसे प्रदान करती है वो समझे, तो उसको समझने के लिए हम बताते हैं कि अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है। एक तो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। चिकनी मतलब स्मूथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और खुरदरी मतलब रफ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER और RER दो प्रकार की। तो ये चिकनी और खुरदरी शब्द कहां से आया वो समझे। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर किसी प्रकार का कोई अन्य पदार्थ या कण चिपके हुए नहीं हो, तो वो उसकी सतह चिकनी होती है, इसलिए इसका नाम हो गया चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। और इसी का मुख्य काम है वसा, ग्लाइकोजन और स्टीरॉइड का संश्लेषण करना। ठीक, लेकिन जब उसी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर छोटे छोटे कण, मतलब मैं बात कर रहा हूँ राइबोसोम की, अगर इसके ऊपर इस प्रकार के कण चिपके हुए हों, ऐसे राइबोसोम के कण अगर इसके ऊपर चिपके हुए हों, तब इसकी सतह खुरदरी हो जाएगी। अब इसकी सतह खुरदरी हो जाएगी, तो इसका नाम हो गया खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका का मुख्य काम प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करना है। कैसे स्थान प्रदान करता है, तो ये जो राइबोसोम है वो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के ऊपर होता है। तो प्रोटीन ने जगह, राइबोसोम ने प्रोटीन संश्लेषण के लिए जगह दी, तो और ये राइबोसोम स्वयं कहां पर चिपके हुए हैं, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर। यानी इसका मतलब कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए जगह प्रदान करने का काम कौन करता है, तो अंतःप्रद्रव्य जालिका, पहली चीज। अब एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यह जो राइबोसोम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर किससे चिपके रहते हैं, मतलब वो गोंद का काम कौन करता है। तो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपकने के लिए एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का उपयोग करते हैं, जिसका नाम है राइबोफ्लोरिन प्रोटीन। यह राइबोफ्लोरिन प्रोटीन की उपस्थिति में ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके रहते हैं। तो तीन प्रश्न यहाँ ध्यान रखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल कहते हैं। यह सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूबुल तीनों से मिलकर बने होते हैं। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोफ्लोरिन प्रोटीन द्वारा चिपके रहते हैं। यह वसा, ग्लाइकोजन, स्टीरॉइड का संचय भी करते हैं। ये इसका महत्वपूर्ण काम है। दूसरे कोशिकाओं की बात करते हैं,
गोल्जी काय, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, तो उसी के आधार पर उसका नाम गोल्जी काय पड़ गया। किससे की थी, तो उल्लू की आंख की तंत्रिका कोशिका से उसने खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। अब लेकिन इसका और महत्वपूर्ण नाम क्या है वो देखना, कोशिका का बहुरूपिया उसको कहा जाता है। बहुरूपिया मतलब पॉलीमॉर्फिज्म। बहुरूपिया शब्द कहां से आया, ये बहुरूपिया शब्द आया, गोल्जी काय अपना आकार बदलता रहता है कोशिका के अंदर ही, कोशिका के अंदर ही, क्योंकि ये अपना आकार बदलता रहता है इसलिए पहचानने में दिक्कत आती है, इसलिए उसको कोशिका का बहुरूपिया भी कहते हैं। क्लियर। जिस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी वेसिकल ट्यूबुल से बनी रहती है, इसी प्रकार गोल्जी काय भी सिस्टर्नी वेसिकल और ट्यूबुल से मिलकर बनी रहती है। पहला प्रश्न तो यहाँ एक और क्लियर हो गया। आगे देखें, जो लास्ट रीट में जो प्रश्न आया था उसकी बात करते हैं कि कौन से कोशिकांग में परिपक्व सतह और निर्माणकारी सतह दोनों पाई जाती है, ऐसा प्रश्न आया था। तो परिपक्व सतह और निर्माणकारी सतह किसमें पाई जाती है, तो गोल्जी काय में पाई जाती है, ध्यान रखना। आपको ये जो बड़ी वाली नलिका दिख रही है उसको कहते हैं सिस्टर्नी, और ये जो गोले दिख रहे हैं उसको अपन कहते हैं वेसिकल, और ये जो नलिया दिख रही है उसको अपन कहते हैं ट्यूबुल। तो ये भी 3 भागों से मिलकर बनी होती है, ये भी 3 भागों से मिलकर बनी होती है। इसका क्या काम है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, ध्यान रखना। सबसे पहला काम है स्त्रावण। गोल्जी काय का मुख्य काम स्त्रावण का मतलब वे कोशिकाएं जो किसी न किसी रसायनों का, हार्मोनों का स्त्राव करती हैं, चाहे वो श्लेष्मा कोशिकाएं हो, चाहे स्तन कोशिकाएं हो, चाहे थायराइड ग्रंथि हो, अग्नाशय ग्रंथि हो, तो उन ग्रंथियों में या तंत्रिका कोशिकाएं हो जिसमें न्यूरो हार्मोन का स्त्राव होता है, तो स्त्राव करने वाली कोशिकाओं में सबसे ज्यादा मात्रा में गोल्जी काय पाए जाते हैं। पहली चीज तो ये, इनका मुख्य काम ही स्त्रावण का है। दूसरा, लाइसोसोम का निर्माण करना गोल्जी काय का काम, पराक्सीसोम का निर्माण करना भी गोल्जी काय का काम, और शुक्राणु में एक्रोसोम, शुक्राणु का जो सिर होता है, ये शुक्राणु का जो सिर होता है वो एक्रोसोम का बना होता है। इसका मुख्य रोल क्या है कि अंडे की कोशिका भित्ति को, अंडे की भित्ति को घोलना। तो एक्रोसोम का निर्माण भी कौन करता है, गोल्जी काय करता है। एक्चुअली इसका प्रोसीजर कुछ अलग है, गोल्जी काय से लाइसोसोम बनता है और लाइसोसोम एक्रोसोम में बदलता है, ऐसा प्रोसीजर है। तो स्त्रावण का काम करना, लाइसोसोम का निर्माण करना, पराक्सीसोम का निर्माण करना, शुक्राणु में एक्रोसोम किसका बना होता है, कई बार प्रश्न आया है। तो वैसे अब देखना यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन, शुक्राणु में एक्रोसोम किसका बना होता है, तो लाइसोसोम का बना होता है, गोल्जी काय का नहीं बना होता है। लेकिन स्वयं लाइसोसोम किसका बना है, गोल्जी काय का बना होता है। तो शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण भी गोल्जी काय आएगा, ठीक। लेकिन एक्रोसोम बना किसका होता है, तो लाइसोसोम का बना होता है। कंफ्यूजन क्लियर, ठीक। वसा और प्रोटीन का संचय भी करता है, ये इसके गोल्जी काय के महत्वपूर्ण काम है। कोशिका का बहुरूपिया है, पॉलीमॉर्फिज्म गोल्जी काय को ही कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर। चलो अगला जो कोशिकांग है वो है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज पेलाडे ने की थी, हालांकि इसके साथ एक और वैज्ञानिकों का नाम किताब में लिखा हुआ है। क्या हुआ कि जब पेलाडे ने जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज की, उसी समय रॉबिन्सन करके एक और वैज्ञानिक हैं, तो रॉबिन्सन ने उस समय पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज की थी। तो राइबोसोम की खोज में सबसे ज्यादा नाम तो पेलाडे के आता है, लेकिन एक और नाम आप चाहो तो याद रख सकते हैं, वो है रॉबिन्सन। रॉबिन्सन ने राइबोसोम की खोज पादप कोशिका में की और पेलाडे ने राइबोसोम की खोज जंतु कोशिका में की। क्लियर। राइबोसोम को कोशिका की फैक्ट्री कहा जाता है, या इसको प्रोटीन संश्लेषण का कारखाना भी कहा जाता है। अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अपने चर्चा की कि राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए इसको प्रोटीन संश्लेषण का कारखाना या कोशिका की फैक्ट्री कहा जाता है। यह राइबोसोम मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। ये एस क्या है, एस एक यूनिट है। एस का मतलब होता है स्वेटबर्ग स्थिरांक। यह स्वेटबर्ग स्थिरांक है। तो राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। 70S प्रकार के राइबोसोम
प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मतलब जीवाणु वगैरह है उसमें, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं सब में पाई जाती है। लेकिन 80S प्रकार के राइबोसोम केवल और केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। प्रत्येक राइबोसोम दो उप इकाइयों के मिलकर, दो सब यूनिट या दो उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। 70S राइबोसोम की बड़ी उप इकाई 50S होती है और छोटी उप इकाई 30S होती है, कई बार प्रश्न आया हुआ है। और 80S राइबोसोम की बड़ी उप इकाई 60S होती है और छोटी उप इकाई 40S होती है। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, और 80S राइबोसोम केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। पहले चीज, अब राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए जगह प्रदान करता है। यहाँ पर दो बातें और याद रखनी है। पहली चीज तो यह है कि ये जो दोनों उप इकाइयां है 60 और 40, 50 और 30, ये दोनों उप इकाइयां हमेशा जुड़ी हुई नहीं रहती। इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है, ये छोटी उप इकाई है, ये बड़ी उप इकाई है, लेकिन ये दोनों उप इकाइयां आपस में जुड़ी हुई नहीं होती, हमेशा स्वतंत्र रहती है। लेकिन जब प्रोटीन संश्लेषण का काम करना पड़ता है तो ये इकाइयां आपस में जुड़ जाती है। पहली चीज तो ये। तो पहला प्रश्न, दोनों उप इकाई को जोड़ने के लिए कौन सा आयन की जरूरत है? पहले देखिए, अब जब प्रोटीन संश्लेषण का काम करना होता है ऐसी स्थिति में mRNA होता है। प्रोटीन संश्लेषण का काम RNA करता है, ठीक। तो जब प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया हो रही होती है, ऐसी स्थिति में इसके ऊपर विभिन्न राइबोसोम, एक विभिन्न प्रकार के राइबोसोम ऐसे चिपके रहते हैं। किससे चिपके रहते हैं? इस mRNA। तो mRNA की श्रृंखला से जब राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के समय एक लाइन से चिपके रहते हैं तो इसको पॉलीराइबोसोम, बहुराइबोसोम या पॉलीसोम के नाम से भी जाना जाता है। पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम के नाम से जाना जाता है। तो पॉलीसोम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया के समय mRNA की सतह पर बहुत सारे राइबोसोम एक साथ चिपके रहते हैं, इसको पॉलीसोम कहते हैं, ठीक। तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी या राइबोसोम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी होगी। मित्रों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो को देखकर, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दें, कमेंट करके नीचे आपको कोई भी कमी आपको दिख रही है तो उसको हम जरूर पूरा करेंगे।